सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों की वीडियो हम हर रोज शाम को 5 बजे अपलोड करते हैं। यहाँ पर जब 5 वीडियो हो जाती है तो उनको ऐड करके एक मास्टर वीडियो बनाई जाती है। उसी तरह आज की यह वीडियो एक मास्टर वीडियो होगी जिसमें 250 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है। आपको अपना उत्तर 2 सेकंड में बताना होगा। आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना है, चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हो या फिर ऑफलाइन, मतलब कि बाद में। चलिए बताइए अपना उत्तर कमेंट करके। सही उत्तर है 15 कालिंजर में इसकी मृत्यु हुई थी और ये हुई थी 1545 ईस्वी में। इसका शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में है। सासाराम मतलब कि आज का बिहार। आपको बता दें कि शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था और कहा जाता है कि इसने एक शेर को मार दिया, तभी से इसका नाम शेर शाह सूरी पड़ा। और इसने हुमायूं को भी हराया था, लेकिन इसकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। कालिंजर के युद्ध में एक तोप फटने के कारण वहीं पे शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। बेहद आसान क्वेश्चन है और उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षाओं में। तो जब हम रेशम के कीट का पालन करते हैं, मतलब कि जो हमको रेशम मिलता है ये कीड़ों से मिलता है, तो वो जो इनके पालन की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि बीजक के रचयिता कौन है। आपको बता दें कि इनकी और 2 बुक हैं, साखी सबद। इसमें आपको बताना है बीजक के रचयिता। साखी सबद और रामायणी के रचयिता हैं कबीरदास, जिनका संबंध है वाराणसी से, और ये निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं। आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है। जो एसिड रेन होती है उसमें। तो अम्ल वर्षा में होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए होता क्या है कि जब कुछ दिनों के बाद एक बारिश होती है तो उस समय जो वातावरण में गंदगी फैली होती है उसको बारिश ले करके जमीन पे आती है, तो उसमें को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह के बचपन का क्या नाम था। अभी अभी हमने आपको बताया है। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खान। इसका मकबरा कहाँ है। सासाराम में। बहुत बार पूछा गया है सासाराम में। और इसी ने हुमायूं को 2 बार हराया था, 1539 और 1540 में। हुमायूं इसी से हारने के बाद इंडिया छोड़ दिया था। बाद में जब इसकी मृत्यु हो गई तब हुमायूं वापस आया। जब उसको पता चला कि शेर शाह अब नहीं है तब हुमायूं 1555 में आया। इसी दौरान 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ और अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अगला है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है। इनमें से ये होता है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम खाद्यान्न कहाँ स्थित है। देखिए आपको बस 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। और जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, मतलब कि लाइव होने के बाद, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। यह है जादूगोड़ा में। भारत में यूरेनियम की खाद्यान्न है जादूगोड़ा में। यूरेनियम की बात करें तो 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238 पाया जाता है, जो कि हम परमाणु बम या फिर यूरेनियम के जो नाभिकीय रिएक्टर हैं वहां पे हम उनका यूज करते हैं। अगला है कि सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है। क्षुद्र ग्रह मतलब कि छोटे छोटे ग्रह। तो यह है सेरस है क्षुद्र ग्रह। देखिए हमारे वायुमंडल में, सौर मंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे केवल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह में 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं
और 4 को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। जैसे कि 8 को अगर हम बांट दें 4-4 में तो इस तरह। और आपको बता दें कि 2006 में ये 8 करने की घोषणा की गई चेक गणराज्य में। अगला है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। जब हम कोई भी डीजल पेट्रोल खरीदते हैं तो ये जब हमारी सरकार विदेशों से खरीदती है तो वहां पे बैरल में खरीदा जाता है। आपको बताना है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है। ये होता है 159 लीटर। अगला क्वेश्चन है कि कायदे आजम इनमें से किसको कहा जाता है। जैसे कि सभी का उपनाम है, जैसे कि महात्मा गांधी का उपनाम है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव कहते हैं, गांधी जी को हम महात्मा कहते हैं। तो इस तरह कायदे आजम किसको कहा जाता है। ये कहा जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब मिला। देखिए, मताधिकार भारत में बहुत पहले ही मिल गया था, 1926 में ही। हालांकि सभी लोग अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे थे। भारत के आजाद होने के बाद और ढेर सारे प्रयास करने के बाद अभी तक इतना परसेंटेज वोट हो पाता है। अगला है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। देखिए, मुस्लिम लीग का जो 2 दिवस है खास करके पूछा जाता है। एक तो है मुक्ति दिवस जो कि 1939 में मनाया, दूसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो कि 1946 में मनाया गया। तो ये दोनों अलग अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुस्लिम लीग का मेन मांग थी पाकिस्तान की मांग, और जो पाकिस्तान शब्द है ये रहमत अली चौधरी ने दिया था। जो जिन्ना की बात आप सुनते हैं, जिन्ना तो बहुत इसमें बाद में जुड़े, हालांकि अच्छा उनको पद मिला। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऐड करके पूरा एक संसद बनता है। इसमें जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम 250, लोकसभा में मैक्सिमम 552 और एक प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पे आपको बता दें कि जो राज्यसभा है ये एक अस्थाई है, मतलब कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो सदस्य इसमें निर्वाचित होता है या फिर मनोनीत होता है वो 6 साल के लिए मनोनीत होता है या फिर निर्वाचित होता है। यहाँ पे इसकी पहली बैठक हुई 13 मई 1952 को। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ 5 मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायु मंडल, आयन मंडल। तो जो हवाई जहाज है किस मंडल में उड़ता है, ये उड़ता है समताप मंडल में। यहाँ हम लगभग 3 से 4 सेकंड आपको दे रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। और अगर आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में लेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो इस तरह देख के चले जाने से उतना फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं भी, और पीडीएफ भी डाउनलोड करें ताकि आप इसको कम समय में पढ़ सकें। क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। वैसे तो अभी तक आपने बता दिया होगा क्योंकि ये थोड़ा सा हाईलाइटेड आपको दिख रहा है। दरअसल आपका पीडीएफ बनाने के लिए इसको हाईलाइट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सबसे पहले गठन कब हुआ। अभी आपने देखा कि ये 13 मई को इसकी पहली बैठक हुई, लेकिन वहां पे अभी सदस्यों का उतना गठन नहीं हो पाया था कंप्लीटली ये गठन हो गया 3 अगस्त 1952 को। अगला है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड, इसकी स्थापना कब की गई। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना की गई है 1996 में। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। 19वां क्वेश्चन है कि भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त होता है। मतलब कि इसमें से हम क्या बेचते हैं तो हमको ज्यादा विदेशी पैसा मिलता है। सॉफ्टवेयर के मामले में भारत अब भी बहुत पीछे है, हालांकि अब थोड़ा विकास हुआ है। रत्न और आभूषण इसके लिए सही उत्तर होगा। रत्न और आभूषण से हम सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा पाते हैं। 20वां है कि महात्मा गांधी की हत्या कब की गई। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथू राम गोडसे के द्वारा। तो ये की गई 30 जनवरी 1948 को, और इसीलिए इस दिन को हम मनाते भी हैं। अहिंसा मतलब कि इनको जब मृत्यु हुई तो उसके लिए हम इनको सम्मान देने के लिए इसको हम मनाते भी हैं। अगला है कि भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौवां स्थान है। तो भारत का स्थान है दूसरा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व, अगर भारत में पूछ ले कि भारत में पहला किसका है, तो भारत में पहला है महाराष्ट्र का। और सबसे कच्ची सड़कें पूछ ले भारत में, तो ये है उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, कमेंट करके बताइए, उड़ीसा की राजधानी। अगला है कि विश्व के किस देश में पहला रेल मार्ग का निर्माण हुआ, सबसे पहले रेल किस देश में चली, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये चली ब्रिटेन में। भारत में कब चली, तो बहुत बाद 1853 के आसपास। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इनका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो यह है राजा राम मोहन राय को हम भारत का पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। इन्होंने सती प्रथा को बैन कराया, सती प्रथा को, कब, 1828 में। अगला है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। देखिए जो ये 1828 है, कहीं कहीं आपको 1829 में मिलता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था, तो पहले इसके सेनापति थे मोहन सिंह, मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। अगेन वही क्वेश्चन, ये 5 मंडल तो हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। तो आपको बताना है कि ओजोन परत किसमें है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में। तो ये है समताप मंडल में, और इसी में आप देखेंगे कि एरोप्लेन भी उड़ते हैं। अगला है कि किस नेता ने सबसे पहले पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की। पाकिस्तान का नाम किसने दिया, यह भी हमने आपको बताया है। ये दिया गया था रहमत अली चौधरी के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। चलिए कमेंट करके बताइए स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में कई मुख्यालय हैं और वहां से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है। जैसे कि पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है सौरमंडल में, तो आपको बताना है कि एक तरफ कौन है, दूसरे तरफ कौन है। अगर इसको हम पृथ्वी मान लें तो यह बुध, शुक्र, पृथ्वी और यह मंगल, यानी कि शुक्र और मंगल के बीच में। यह पूछा जाए कि पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो शुक्र, पृथ्वी से सबसे नजदीक तो शुक्र, और शुक्र 225 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, पृथ्वी 365 दिन में लगाती है। अगला है कि निम्न में कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है। जो प्रकृति में नहीं पाया जाएगा वो प्राकृतिक तत्व नहीं होगा, और यह है नेपच्यूनियम। अगला है कि तारे का रंग सूचक है, मतलब कि जो तारों का रंग दिखता है, किसी का तेज दिखता है, किसी का कम दिखता है, तो उसका मतलब क्या है, ये उसके ताप को दर्शाता है, उसके ताप को। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक क्या है इनमें से। तो इनमें से प्लास्टिक होता है बहुलक, प्लास्टिक होता है बहुलक। अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध इनमें से किससे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है, श्वसन से। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है, पौधों का भोजन बनाना। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब है हरित लवक में, ये जो हरे पौधे होते हैं ये भोजन बनाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण इसी में होता है। अगला है कि अगर एक देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी हो तो ये कितना किलोमीटर होगी। आप देखेंगे गूगल जो इसका ग्लोबल मैप आता है उसमें, तो वहां पे आपको विषुवत रेखाएं दिखती हैं, और एक विषुवत रेखा से दूसरे विषुवत रेखा के बीच में 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला है कि भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है। तो यह है नेल्लौर। नेल्लौर है भारत में भेड़ की उत्तम नस्ल। अगला है कि खाना छापा, यानी कि ये एक प्रिंटिंग प्रेस है, खाना छापा, इसका आविष्कार किस देश में हुआ था। तो इसका आविष्कार हुआ था सबसे पहले चीन में, चीन की राजधानी है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया,
22 में बंद कर दिया गया। कारण क्या था? कारण था चौरी चौरा कांड, जो कि है गोरखपुर में, और यहाँ पे एक पुलिस चौकी में लगभग 22 पुलिस वालों को बंद करके जला दिया गया। इसी से आहत होकर गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। अगला है कि पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे? तो पॉलीथीन मिलता है एथिलीन के बहुलीकरण से। अगला है कि ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई? पहली बार, ये आपको बताना है। ये हुई थी 1756 में। क्वेश्चन थोड़े टफ हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता नगर, जिसको हम पहले फोर्ट विलियम बोलते थे, इसकी स्थापना कब हुई थी? अंग्रेज सबसे पहले कलकत्ता में ही अपना प्रतिनिधित्व जमा पाए। उससे पहले आप देखेंगे कि सूरत में भले आए, फैक्ट्री लगाए, लेकिन कलकत्ता में ये राज करना शुरू कर दिए। तो इसकी स्थापना की गई थी 1690 में। अंग्रेज आए 1600 के आसपास, यानी कि एग्जैक्ट देखा जाए तो 1613 में, और जहांगीर ने इनको परमिशन दी, जो कि जहांगीर 1605 से 1627 तक रूल किया, जिसकी पत्नी का नाम था नूरजहां। जहांगीर के पिता का नाम कमेंट करके बता पाएंगे तो करो, जरूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के तहत एक न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, कई चीजें कई जगह से लिया गया है। अगर न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। अगर संवैधानिक व्यवस्था की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। यह है होनोलुलु। होनोलुलु। अगला है कि रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता था? तो रोम की सभ्यता में जो भाषा यूज होती थी ये थी लैटिन, और इसीलिए आज हम देखेंगे कि कई चीजें, जैसे जो चांदी है, सिल्वर इसको हम बोलते हैं, लेकिन इसको हम डिनोट करते हैं एजी से। सोना को हम गोल्ड बोलते हैं, लेकिन डिनोट करते हैं एयू से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे भारी धातु कौन है? देखिए, आपको इसमें क्या होता है कि विकल्प देख के ही बताना होता है। विकल्प में जो सबसे भारी है वही आपको बता देना है। वैसे यहाँ पे सबसे भारी को ही लिया गया है और ये ऑस्मियम। ऑस्मियम। अगला है कि शेरशाह ने उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में निर्धारित किया? जो शेरशाह सूरी था, सभी लोग टैक्स लेते थे, तो शेरशाह सूरी कितना टैक्स लेता था ये आपको बताना है। ये लेता था केवल और केवल 1/3, यानी कि 1/3। 47वां है कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में कब शुरू की गई? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज किस जिले से शुरू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले से। लेकिन कब? ये किया गया 1959 में। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इसको लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां पे जाके आप इसका टेस्ट भी दे पाएंगे। क्वेश्चन है कि सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया? मतलब कि भारत में सिविल सेवाओं के लिए जाना जाता है लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन को। अगला क्वेश्चन है कि 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया? यहीं से अंग्रेजों की नींव पड़ी और यह हराया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 50वां क्वेश्चन होगा कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? उच्चतम न्यायालय पूछा गया है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में पहले 31 हुआ करती थी, लेकिन अब 34 हो गई है। इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, तो आप बना सकते हैं किसी को भी। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? आपको बताना है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है भारत में, ये कब आता है। वैसे देखा जाए तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कई तरफ से मानसून आता है। एक जो मानसून हमें मध्य जून और सितंबर के बीच में दिखाई देता है, ये आता है दक्षिण पश्चिम से। लेकिन जो मानसून हमें शीतकालीन में, यानी कि ठंडी के दिनों में दिखाई देता है, ये पश्चिम से आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? आपको अपना क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करके बताना होगा केवल 2 सेकंड में, और आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। अगर इनमें से बात करें तो सबसे बड़ा है ब्लू व्हेल। अगला है कि जब एक लोहे के कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक,
आपको बताना है कि किसके साथ, यानी कि इसमें से कौन विकल्प सही है। तो जब भी किसी भी लोहे में, किसी भी लोहे के बर्तन में या फिर किसी भी चीज में जब जंग लगता है तो उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है। ये क्वेश्चन कई तरह से कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है कि पानी में हवा के बुलबुले जैसा कार्य करता है। मतलब जो पानी में हवा का बुलबुला होता है यह कैसा काम करता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पानी में हम बुलबुला देखते हैं या फिर जो भी बुलबुला होता है ये हमेशा अवतल लेंस के जैसा काम करता है। अवतल लेंस मतलब क्या होता है? तो अवतल लेंस का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इस तरह बनता है, जिसमें से समानांतर आती हुई किरणें और ज्यादा विस्तार में चली जाती हैं। अगर इनको हम आगे मिलाएं तो ये इसी साइड में आकर एक जगह मिलती हुई प्रतीत होंगी। हालांकि इसका सीधा उल्टा होता है उत्तल लेंस, उत्तल, जिसमें समांतर आती हुई किरणें फोकस पे मिल जाती हैं। तो ये हो गया उत्तल और अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि धातु के 4 गेंद सूर्य प्रकाश में रखे गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा। मतलब कि चारों एक ही धातु के हैं, बस उनका कलर अलग अलग है। जैसे कि एक काला है, एक सफेद है, एक लाल है और एक दूसरे कलर का है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये काला वाला ही ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि काला जो कलर होता है ये ऊर्जा को जल्दी से सोख लेता है। और अगर बात करें कि सबसे कम गर्म कौन होगा, तो सबसे कम गर्म होगा सफेद वाला। आगे बढ़े तो अगला है कि मोड वैट। आपको बताना है कि ये क्या है। अगर इस तरह आप अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। MOD वैट ये क्या है? उत्पादन कर है, आयकर है, बिक्री कर है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं या फिर बाद में देख रहे हैं, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। ये होता है बिक्री कर। अगला है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे केंद्र सरकार करती है, राज्य के स्तर पे राज्य सरकार करती है। और अगर यहाँ पे ग्राम स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पे ग्राम सेवक करता है। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि सिडको ये क्या है? किस तरह के उद्योग को हम सिडको बोलते हैं? तो खास रूप से देखा जाए तो उद्योग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होगा लघु और दूसरा होगा बृहत। तो हम लघु उद्योग को बोलते हैं सिडको। सिडको लघु उद्योग से संबंधित है। अगला है कि वर्ल्ड बैंक ऋण देता है, किस तरह का? देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो ऋण की प्रक्रिया है ये कई तरह की है। जैसे कि अल्पकालीन मतलब कि 1 से 2 महीने के लिए, दीर्घकालीन मतलब कि 1 साल तक के लिए, 2 साल तक के लिए। तो जो वर्ल्ड बैंक ऋण देता है ये कभी कभी केंद्र सरकार को, कभी कभी राज्यों को भी देता है। तो ये देता है दीर्घकालीन, दीर्घकालीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सदिश राशि है। देखिए, अगर इनमें हम देखें तो तापमान सदिश नहीं है, ऊर्जा सदिश नहीं है, लेकिन संवेग एक सदिश राशि है। यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको बताएं कि अगर आप हमारा ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको जीके ट्रिक भी मिलेगा, जिससे कि आपको ढेर सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं और आपको ट्रिक के द्वारा आप कोई भी चीज आसानी से याद कर सकते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था वोल्टेज के द्वारा, और इसीलिए हम वोल्टेज को सम्मानित करने के लिए हमने वोल्टेज इसको नाम दिया। अगला है कि फिश प्लेट का प्रयोग रेलवे में कहाँ किया जाता है? फिश प्लेट का, अगर आप रेलवे की 2 पटरियों को देखें तो इस तरह वहां कंडीशन होती है। इसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। तो इसका होता है रैखिक
प्रसार से बचाव के लिए। मतलब कि जब भी इसमें रैखिक प्रसार होगा तो पटरियां इधर उधर ना जाए, इनके लिए और पटरियों को मतलब कि ज्यादा होता है रैखिक प्रसार को बचाव के लिए ही। अगला है कि आर्य कब भारत आए। आपने पढ़ा होगा कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए, लेकिन कब? कई जो इतिहासकार है उनके अनुसार ये कई डेट है, लेकिन जो सर्वमान्य तिथि है ये है 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? मुद्रास्फीति मतलब कि पैसे की वैल्यू कम हो जाना, तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा होगा रेडी को। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल क्या है, कितना है भारत का क्षेत्रफल? पूरे भारत का क्षेत्रफल है लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? बेहद आसान क्वेश्चन, और ये मनाया जाता है 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के यादगार में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू भी कहते थे। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का बताना है आपको। अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल जज की बात करें तो 60 साल। अगला है कि जो उच्च न्यायालय का मतलब कि हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, इसके अतिरिक्त अन्य जजों की संख्या कितनी हो सकती है? ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि अपने में कुछ गलत जैसा है, क्योंकि हर एक जो हाईकोर्ट है वहां पे इनकी संख्या अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर अलग अलग हाईकोर्ट में, जैसे कि आप देखेंगे कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है यहाँ पे सबसे अधिक 160 जजों की संख्या प्रस्तावित है, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है? जैसे मानव शरीर में कुल मिला के 206 हड्डियां होती हैं और ये विभिन्न अंगों को जोड़ जोड़ के होती हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस अंग में सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। ये होती हैं कशेरुकाओं में, कशेरुकाओं में। तो अगला क्वेश्चन है कि गद्दी क्या है? गद्दी, इनमें से आपको बताना है कि कहाँ की जनजाति को हम गद्दी बोलते हैं। तो यह है हिमाचल प्रदेश की जनजाति। हिमाचल प्रदेश की जनजाति को हम गद्दी बोलते हैं, मतलब कि गद्दी जनजाति वाले लोग हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक हैं। अगला है कि सिक्का कहाँ बनाया जाता है? इनमें से सिक्कों को कहाँ ढाला जाता है? तो अगर इनमें से हम बात करें तो सही उत्तर होगा आपका कोलकाता, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू पैसिफिक, ब्लू पैसिफिक इनमें से क्या है? तो ब्लू पैसिफिक है इंटरनेट विज्ञान। आगे बढ़े तो अगला है कि अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर आपको यहाँ पे ये होगा 18 कैरेट, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का अनुपात कितना होता है? देखिए सोना जो 24 कैरेट का होता है ये बिल्कुल शुद्ध होता है 100%। तो अगर 18 कैरेट का होगा तो ये कितना शुद्ध होगा? 75%। अगला है कि एशिया की छत, इसमें से किसको हम एशिया का छत कहते हैं? मतलब कि उसका एक उपनाम है एशिया की छत। हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो भी ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे है। पामीर के पठार को हम एशिया का छत भी बोलते हैं, पामीर के पठार को। अगला है कि भटकल बंदरगाह कहां पर स्थित है? भटकल बंदरगाह, तो ये है कर्नाटक में, कर्नाटक में है ये। अगला है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। पहले ये 5 भागों में दिया जाता था, लेकिन अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें से डॉक्टर हरगोविंद खुराना को भी दिया गया। ये उस समय भारतीय मूल के थे। इनको मिला था जेनेटिक कोड का लेख पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? डेयरी रिसर्च सेंटर, तो ये है करनाल में, करनाल में। अगला क्वेश्चन है कि इको मार्क किससे संबंधित है? इकोलॉजी उसी से है, यानी इको मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि सही उत्तर होगा पर्यावरण से।
अगला है कि भारत के एकीकरण में किसका हाथ था, मतलब कि जब भारत आजाद हुआ तो ये भिन्न भिन्न रियासतों में बटा हुआ था, तो इन सब रियासतों को एक करने का जो पावर है या फिर श्रेय है किसको मिलता है? तो ये मिलता है सरदार पटेल को और साथ में पीबी मेनन को, यानी कि संयुक्त रूप से सरदार पटेल और पीबी मेनन को। सरदार पटेल उस समय हमारे भारत के गृह मंत्री थे। ये बात हो रही है आंतरिक सरकार की, जो कि 1950 से पहले थी, मतलब 1948 से 1950 के बीच में। अगला है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इनमें से हैं श्रीमाओ भंडार नायके, और ये किस देश की बनी थी? तो ये बनी थी श्रीलंका की। देखिए, आपको एप्लीकेशन पे इस तरह का क्वेश्चन भी मिलेगा कि जैसे विश्व में पहला महिला कौन है, विश्व में पहला पुरुष कौन है, जो बेसिक जनरल नॉलेज होता है वो भी मिलेगा, तो आप ऐप पे जरूर जाएं। अगला है कि ताजमहल को किसने बनवाया? किसने बनाया? बनवाया होता तब तो शाहजहां होता, लेकिन किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो इसको बनाया गया था उस्ताद इंसा खां के द्वारा, बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। अगला है कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचा बांध जो रोगुस्की है यह किस देश में है? तो जो रोगुस्की बांध की हम बात कर रहे हैं ये है रूस में। रूस, जिसकी कैपिटल है मॉस्को। रूस में कई देश थे, जब वो एक साथ थे तब हम उनको यूएसएसआर बोलते थे। यहां से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, मौलिक कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है कि लैगून क्या है? लैगून, तो लैगून झील है, लैगून एक झील है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव हो रहा है और उस समय उस चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो इसके लिए निर्णय करने का अधिकार किसको है? देखिए, संसद तो कर नहीं सकती, क्योंकि उस समय जो इन्हीं में से लोग रहते हैं, इन्हीं लोगों को लेकर विवाद रहता है। अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए सही उत्तर होगा। मतलब कि अगर बात करें राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की, किसी की भी, तो इनके इलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, डिस्प्यूट होता है, तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अगला है कि लाल रक्त का आकार कैसा होता है? ये होता है गोलाकार, गोलाकार। अगला है कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? जो व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति मलेरिया से ग्रसित होता है तो उसके रक्त में किस कणिका की कमी हो जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए, उसमें जो आरबीसी होता है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। उस समय उसकी जो डब्ल्यूबीसी है ये अधिक लगने लगता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगला है कि फ्यूज का तार बना होता है किसका? जो हम बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं, ये फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो ये बना होता है सीसा और टिन का, सीसा और टिन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजवंश चीन का सबसे प्राचीन राजवंश है? चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन है ये आपको बताना है। यह है हान वंश, हान वंश। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? राज्यसभा में अधिकतम 250 लोग हो सकते हैं, लोकसभा में 552 लोग हो सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें जो भी व्यक्ति मनोनीत किया जाता है या फिर निर्वाचित होता है, ये 6 साल तक का कार्यकाल पूरा करता है। अगला है कि पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाला क्षुद्र ग्रह। देखिए, अगर आप चाहते हैं रेलवे का मॉक टेस्ट देना, रेलवे ग्रुप डी का या फिर किसी भी एग्जाम का, तो आप ऐप पे जाइए, वहां आप एग्जाम वाइज मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे। अगला है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, किसके बारे में? मैंने कैसे? देखिए, संविधान में संशोधन करने का बहुत तरीका है। कुछ पहला तरीका यह है कि आपको लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करानी होगी,
तो इस तरह आप संशोधन कर सकते हैं। संसद सदस्यों का 2/3 बहुमत से भी आप करा पाएंगे। संसद सदस्यों के 2/3 और राज्यों के 1/3 से भी आप करा पाएंगे। लेकिन संविधान में आप जनमत संग्रह से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका डी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला है कि गणतंत्र का क्या मतलब है। जैसे भारत गणतंत्र है तो इसका क्या मतलब है। गणतंत्र होने का सबसे अच्छा मतलब यह है कि ऐसा राज्य जहां पे अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा ना बने, ये कोई जरूरी ना हो, तो ये होता है गणतंत्र। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। मतलब संविधान संशोधन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं ये आपको बताना है। ये हम करते हैं आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति मिलती है। अगला है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छरों की समस्या कम हो जाती है, क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह लावा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है। और ये क्वेश्चन बहुत तरह से कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है। अगला है कि मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क होता है वो कितने ग्राम का होता है लगभग में। ये होता है लगभग 1400 ग्राम का। 1400 ग्राम का मतलब कि 1.4 किलोग्राम। सेब का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। जो हम एप्पल खाते हैं इसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो भ्रूण वाला भाग होता है, पोषण भ्रूण वाला भाग, यही खाया जाता है। अगला है कि किसी स्थान पर वर्षा आधारित होती है। पहाड़ों की दिशा पर बिल्कुल नहीं, समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पे बिल्कुल नहीं, और ग्रीष्म ऋतु की प्रबलता पे बिल्कुल नहीं। यानी कि इसमें जो 3 विकल्प दिया गया है तीनों नहीं है। यानी कि अगर 3 नहीं है तो चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है। जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का ये मतलब है कि सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, इसको हम कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो, यह नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसी के तहत 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। उसके बाद जब इसको मतलब लॉर्ड कर्जन के बाद 1912 में कोलकाता से हटा करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया। मलावी झील कहाँ स्थित है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है। तो मलावी झील है तंजानिया में। मलावी झील है तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है कि पाल मुलर के द्वारा डीडीटी के कृमिनाशक गुणों की खोज किस वर्ष की गई थी। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला तो डीडीटी के कृमिनाशक गुणों की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था पाल मुलर के द्वारा। लेकिन कब, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये किया गया था सन 1939 में पाल मुलर के द्वारा डीडीटी के कृमिनाशक गुणों के बारे में। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने रेलवे, एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो आपको इसी एप्लीकेशन पे, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है, वहां पे आपको फ्री का मॉक टेस्ट भी मिलेगा, जहां जाकर आप अपना मॉक टेस्ट दे करके अपनी जानकारी को बिल्ड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी इनमें से कहां पर स्थित है। 2 सेकंड आपके पास। तो ये है हल्दिया में। हल्दिया में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि जया, पद्दा, सोना और मधु ये किस अनाज की प्रजाति है। जैसे कई अनाज होते हैं, उनकी कई प्रजातियां होती हैं। तो ये जो प्रजाति है जया, पद्दा, सोना या फिर मधु, ये किस अनाज की प्रजाति है। तो ये है चावल की। भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। लेकिन गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन कम जगह में ज्यादा उत्पादन गेहूं का कहाँ पे होता है, तो पंजाब में। देखिए, कम जगह में ज्यादा उत्पादन मतलब कि कम हेक्टेयर में ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है। लेकिन सर्वाधिक मतलब कि पूरे स्टेट में देखा जाए तो यूपी में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होगा। अगला है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है।
क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखना चाहिए था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब बिल्कुल सही हो गया। अब आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है, तो परमवीर चक्र। तो नागरिक सम्मान कहने का ये मतलब है कि ये नागरिकों को दिया जाता है, लेकिन जो सैनिक सम्मान है, सैन्य सम्मान है, ये कभी भी किसी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। ये केवल और केवल किसी सैनिक को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 1971 का युद्ध हार जाने पर पाकिस्तान की ओर से ढाका में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किसने किए? 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, और उसी समय पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना। ठीक, तो जब पाकिस्तान युद्ध हार गया तो पाकिस्तान की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया? ढाका में। तो ये हस्ताक्षर किए गए उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल के नियाजी के द्वारा। नियाजी के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? नादिर शाह कई बार भारत में कई जगहों पे चढ़ाई किया और ढेर सारा धन लूट के ले गया। तो इसने चढ़ाई किया था लाहौर पे, दिल्ली पर भी, करनाल पर भी, लेकिन उसने कभी भी कन्नौज पे चढ़ाई नहीं की। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? किसके द्वारा यह चलवाया गया बड़े पैमाने पे? तो ये चलाया गया था कुषाण के शासकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां का मकबरा इनमें से कहां स्थित है? शाहजहां जो कि ताजमहल बनवाया था, हालांकि अंतिम समय में उसके बेटे ने उसे खुद कैद करके रखा, और उसका जो मकबरा बना ये भी बना आगरा में ही, आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो जब अंग्रेजों से कहा जाने लगा कि आप अब भारत को छोड़िए, तब वहां पे अंग्रेजों ने एक नई चाल के तहत क्रिप्स मिशन को भारत भेजा, और क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, लेकिन वो एक बिल्कुल फेल हो गया, असफल हो गया। और इसके असफल होने का ये था कि क्रिप्स का ग्रहण करने या फिर छोड़ने वाला दृष्टिकोण इसके असफल होने का कारण बना। अगला है कि आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो आर्क लैंप का आविष्कार किया था हम्पी डेवी के द्वारा। डेवी की बात करें तो फिजिक्स में इन्होंने कई आविष्कार किए हैं, और अगर हम डेवी के बारे में एक और आविष्कार के बारे में आपको बता दें, एक होता है सुरक्षा लैंप। सुरक्षा लैंप, इसमें क्या होता है कि जो कोल माइन में, मतलब कोयले की खदान में मजदूर जाते थे, तो वो उसमें कोयला या फिर कुछ जला करके रख दिया जाता था ताकि प्रकाश हो, और ये चूंकि आग होती थी इसीलिए वहां पे विस्फोट होने के चांसेस हो जाते थे, क्योंकि कोयले के खदानों में CH4 पाया जाता है, मतलब कि मेथेन गैस। तो यहाँ पे डेवी के द्वारा एक सुरक्षा लैंप बनाया गया, जो कि आप देखते हैं हेलमेट में उनके ऊपर एक टार्च रहती है, और ये होता है डेवी के द्वारा बनाया गया सुरक्षा लैंप। अगला है कि वाष्प भट्टी से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, आपको बताना है कि किसमें। तो जो आयरन ऑक्साइड होता है वाष्प भट्टी के कारण ये सिलिका में उपचयित हो जाता है, सिलिका में। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया? ये चूंकि केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, जब इसे मतलब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, तो उस समय जो एक्ट आया था ये था 1833 का। देखिए उस समय क्या हुआ कि केवल कोलकाता वाले साइड पे ही अंग्रेजों का रूल था, लेकिन धीरे धीरे जब पूरे भारत में अंग्रेजों का रूल होने लगा, तब इन्होंने उस समय के जो मतलब कि गवर्नर जनरल थे उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। तो ये एक्ट था 1833 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत के लिए जाना जाता है। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के कहने पे किया था, राजा राम मोहन राय के। अगला क्वेश्चन है कि ढलवा लोहा में कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है?
कई तरह का लोहा होता है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, रॉट आयरन। तो इस तरह, तो जो ढलवा लोहा होता है इसमें कार्बन होता है केवल और केवल 2 से लेके 2.5%। अगला है कि किस अंग्रेज को जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी कैप्टन हॉकिंग्स को। तो अगला क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके? ये आपको बताना है। मतलब कि न्यूटन का गति का 33 नियम होते हैं, आपको बताना है कि किस नियम में रेखीय संवेग संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। न्यूटन के पहले नियम में क्या बताया गया है? जड़त्व के बारे में। मतलब कि कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, उसे गतिमान नहीं हो सकती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। द्वितीय नियम में होता है F बराबर ma। और न्यूटन का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का या फिर संवेग संरक्षण का। अगला है कि एड्स की बीमारी एक जीवाणु के जिस कारण होती है उसका नाम क्या है? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं, केवल 2 सेकंड में। इसका नाम है HTLV111। ये एड्स होता है। एड्स के लिए हम जागरूकता दिवस मनाते हैं हर साल 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पे आधारित होती है? जो आदर्श गैस की हम बात करते हैं इसकी ऊर्जा किस चीज पे आधारित करती है? तो ये होती है उसके मोल की संख्या पर। कोई भी गैस कितना मोल रखता है ये उस पे उसकी ऊर्जा डिपेंड करती है। अगला है कि गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पे हुआ? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, अगर ये पूछा गया होता कि भारत में पहला महान प्रयोग, तो अगर आप चंपारण को भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्रथम महान प्रयोग, नहीं कहा गया है कि कहाँ पर। तो इस तरह उन्होंने पहला प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1915 में जब वो भारत आए तो सबसे पहले चंपारण में उन्होंने प्रयोग किया इसका। अगला है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने शासन किया कहां पे? मुगल वंश आप देखेंगे कि भारत में 1526 से शुरू होता है बाबर के द्वारा। बाबर 26, 27, 28 और 29 4 युद्ध लगातार जीतने के बाद अपनी पूरी पैर को यहाँ पे जमा देता है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर का बेटा हुमायूं आता है जो कि केवल 10 साल में भारत को छोड़ देता है। बाद में 15 साल गैप होने के बाद फिर से यहाँ पे मुगल वंश राज करने लगता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद, तो ये राज किया गया था गोलकुंडा ने। तो अगला क्वेश्चन है कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? इनमें से आपको बताना है कि शिवाजी के पिताजी कौन थे। इनका नाम था शाहजी भोसले। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा की पुष्टि करता है किसके? मतलब कि ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है किसके बारे में बताता है? ये बताता है ऊर्जा संरक्षण के बारे में। मतलब कि ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं ना तो इसे खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अगला है कि भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस के द्वारा हुए अधिवेशन में पारित हुआ। मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन का जब 1942 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे कराया गया था, ये आपको बताना है। ये हुआ था मुंबई में। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? मतलब कि इसमें से सबसे पुराना कौन है? सबसे पुराना है मौर्य। अगला क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? तो अजंता चित्रकला में ना तो पंचतंत्र के बारे में बात है, ना तो रामायण की और ना ही महाभारत के, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाए थे? देखिए, सती प्रथा वैसे तो अंग्रेजों के समय ही 1829 में बैन की गई, लेकिन इससे पहले भी उसे बंद करने के लिए कदम उठाए गए थे अकबर के द्वारा। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि अकबर का कार्यकाल शुरू होता है 1556 से, लेकिन खत्म हुआ फाइनली 1829
1929 में। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं हुए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बनाया गया था 1929 में। सुभाष चंद्र बोस को भी एक बार बनाया गया था। भगत सिंह को एक बार भी नहीं, दादा भाई नौरोजी को भी बनाया गया था। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आमतौर पे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता होती है उसके ऑक्टेन नंबर से। उसके ऑक्टेन नंबर से पता चलता है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शक संवत ईस्वी सन से कितने वर्ष पीछे है। तो शक संवत होता है 78 साल पीछे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक कौन अध्यक्ष रहा। सबसे ज्यादा टाइम तक इनमें से कौन व्यक्ति अध्यक्ष रहे। तो इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़े तो अगला है कि सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों के बारे में जो अलंकरण की बात हो रही है, ये मिला है केवल और केवल कालीबंगा से। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया। अफीम युद्ध, तो अफीम युद्ध हुआ था चीन और ब्रिटेन के बीच में। अगला है कि विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र देश कौन है। प्राचीन हो और राजतंत्र हो, यह है जापान। अगला है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। जब पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई कैबिनेट मिशन के द्वारा, तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया और पूरे बंगाल में दंगा फसाद हुए। ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को। अगला है कि सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी। सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि में एक तरफ था नेपाल और दूसरे तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी। अगला है कि अशोक का स्तंभ मेरठ से दिल्ली किसने लाया। अशोक का स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया गया था बाद में, तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लाया गया। तो ये लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, जो कि तुगलक वंश का एक महान राजा था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के द्वारा कौन पुस्तक नहीं लिखी गई है। इनमें से आपको बताना है। तो नागानंद लिखी गई है, प्रियदर्शिका लिखी गई है, मुद्रा राक्षस नहीं लिखी गई है। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि बमियान में बुद्ध की दो विशाल प्रतिमा किसकी कृतियां है। मतलब कि किसने बुद्ध की दो विशाल प्रतिमाएं लगवाया है, किस कला में इनका विकास किया गया है। तो इन दोनों मूर्तियों का विकास किया गया है गंधार कला में। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बेहद आसान क्वेश्चन, ये की गई थी 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक यूरोपियन व्यक्ति थे। अगला है कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए। गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में होता था, वहां पे एक गोल मेज था, उसी के चारों तरफ लोग बैठते थे, इसको हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों में उपस्थित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस केवल सेकेंड में भाग ली थी और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। अगला है कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा। अगला है कि 1857 का विद्रोह कैसा था। तो ये था सैन्य विद्रोह, क्योंकि ये सैनिकों द्वारा शुरू किया गया। बाद में इसमें कुछ राजा शामिल होते गए, तो शुरुआती में सैन्य विद्रोह ही था, जिसे अंग्रेजों ने बड़े ही बुरी तरह से इसको 1 साल के अंदर अंदर दबा दिया। अगला है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था
अमृतसर में, पंजाब में। यहाँ पे जो गोली चलाने का आदेश दिया था उसका नाम था जनरल डायर, और जनरल डायर को बाद में मारा गया उधम सिंह के द्वारा इंग्लैंड में जाकर के। कैबिनेट मिशन का इनमें से किसने नेतृत्व किया? तो कैबिनेट मिशन का हेड थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। अगला क्वेश्चन कि सिकंदर और पुरु के बीच किस नदी पर संधि हुई? ये नदी है बिस्तता, बिस्तता नदी है, इसमें सिकंदर और पुरु के बीच में संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? राजा राम मोहन राय के कहने पे 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने इसे अवैध घोषित किया था। अगला है कि फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है, मतलब किसको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। अगला है कि कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास किसके शासन काल में थे? इनमें से कालिदास थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? इनमें से तो कंप्यूटर के पितामह हम बोलते हैं किसको? चार्ल्स बेबेज को। प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है ये सबसे गहरा है और प्राकृतिक भी है। देखिए कई बार होता क्या है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार बंदरगाह को बनाते हैं, लेकिन कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जो कि बहुत समय से यूज हो रहे हैं और प्रकृति के तहत है, मतलब कि नेचुरली वहां पे वैसा था पहले, हमने केवल उसे विकसित कर दिया। तो इनमें से सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम का। दूसरा क्वेश्चन है ये किसके शासनकाल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे? क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम 2 से 3 सेकंड रुक जाएंगे ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं, और इसको अगर आप टेस्ट के रूप में लेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, और वीडियो के खत्म होने के बाद आप बता पाएंगे कि आपने इतने क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानियों के द्वारा। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, मतलब चलन में लाए। अगला है कि क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है? इनमें से, क्योंकि आप देखेंगे कि जो चारों स्टेट है, चारों भारत का स्टेट है। भारत में तो वैसे देखा जाए तो क्रिश्चियन की संख्या बेहद कम है, सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर वहाँ पे सिख हैं, तब जाके ईसाई क्रिश्चियन का नंबर आता है। लेकिन अगर इन स्टेटों की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की घोषणा कब की गई? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और ये की गई थी इलाहाबाद में 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए कुतुब मीनार को बनवाने का श्रेय वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया। आप कहेंगे केवल 4 साल इसलिए क्योंकि 1210 में इसकी डेथ हो गई घोड़े से गिर करके चौगान खेलते समय। तो इसने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं करा पाया क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई। तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने शुरू करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पूरा करा है, तो इल्तुतमिश ने। अच्छा ये किसके नाम पे बनाया गया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे नहीं बनवा रहा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार को बनवाया जा रहा था। आगे बढ़े, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, इंडिया में कहाँ पर स्थित है, किस शहर में। अगला है कि 4 मीनार को किसने बनवाया? आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके देना है। इनका नाम था ओली कुतुब शाही। ओली कुतुब शाही के द्वारा 4 मीनार को बनाया गया। अगला है कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? यहाँ पे जो सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है ये हार्स पावर पे मिल रहा है, हार्स पावर पे मतलब एचपी में। तो एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है? ये होती है लगभग 0.05 से लेकर 1 अश्व शक्ति तक।
1 अश्वशक्ति मतलब कि हॉर्स पावर तक। अगला क्वेश्चन है कि रक्तलप्तता यानी कि जिसको हम खून की कमी कहते हैं, यह एक दशा है, यह किससे संबंधित है, यह आप बताइए। तो देखिए, जब शरीर में निम्न हीमोग्लोबिन हो जाए तो उस समय खून की कमी हो जाती है, यानी कि रक्तलप्तता यानी कि खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अगला है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है। पलायन वेग का क्या मतलब है कि जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग इस पृथ्वी पे हैं, ठीक है, यहाँ से हम कोई भी सामान फेंकते हैं ऊपर तो ये थोड़ी दूर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो वो कौन सी स्पीड होगी जिससे हम फेंके कोई भी सामान तो फिर वापस लौट के ना आए, तो ये होगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि अगर आप 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक सकते हैं तो वो उसका मतलब धरती का पलायन वेग होगा, और इतना स्पीड से फेंकी गई वस्तु धरती पे पुनः लौट के नहीं आएगी। अगला है 10वां क्वेश्चन कि ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें होता है। तो इसको हम करते हैं डेसिबल में। डेसिबल में मतलब कि डीबी होता है, हालांकि डीबी से आप डाप्सन में कंफ्यूज ना हो। डाप्सन को हम मापते हैं ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं, लेकिन डेसिबल एक अलग चीज है। डेसिबल में हम ध्वनि का शोरगुल मापते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति सोया हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे कितने बोलने से वो जग जाए, तो हमको लगभग 50 डीबी की ध्वनि उत्पन्न करनी होगी। अगर वो व्यक्ति कितना भी नींद में है और जग जाएगा 50 से 60 डेसिबल पर, अगर ये ध्वनि 90 से ऊपर जाने लगती है तो ये कानों के लिए खतरनाक साबित होगी। अगला है कि मारिया शारापोवा को आप किससे संबंधित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। ये है टेनिस खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी है। चलिए भारत के एक टेनिस खिलाड़ी का नाम कमेंट करके बताइए, आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और अगर आप रेलवे का टेस्ट देना चाहते हैं पूरा ग्रुप डी का कंप्लीट और एनटीपीसी का, तो आपको हमारे ऐप पे जाना होगा। वहां बिना किसी चार्ज के आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो देखिए, सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम लेता है बुध, केवल 88 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक टाइम कौन लेता है, तो इसके हिसाब से सही उत्तर होगा प्लूटो, जो कि सबसे दूर है। अगला है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया है। ये एक हॉलीवुड की मूवी है गांधी, जो कि हिट मूवी है, आप कह सकते हैं हिट मूवी है ये। तो इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी का रोल किसने किया है। तो ये किया गया है बेन किंग्सले के द्वारा। बेन किंग्सले के द्वारा इसमें दिखाया गया कि गांधी जी कैसे दक्षिण अफ्रीका में थे, भारत में आने के बाद उनका क्या रोल रहा, वो क्या किए, तो ये सारा इसमें दिखाया गया है। अगला है कि कपिल वस्तु संबंधित है। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिससे कपिल वस्तु को आप जोड़ सकते हैं। देखिए, कपिल वस्तु को भगवान बुद्ध से आप जोड़ सकते हैं। ये इनका यहीं पे जन्म हुआ था और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया। इसके अलावा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई और भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया में हुई। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ। भोपाल गैस कांड के बारे में आपने सुना होगा, 1984 में हुआ था। ये तो लगभग सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो ये था 3 दिसंबर 1984। अच्छा, यहाँ पे कौन सी गैस लीकेज हुई थी। MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना तो इन क्वेश्चनों का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, तो इसलिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब कि उस व्यक्ति को 100 डिग्री का बुखार है, तो वहां पे जो डिग्री 100 की बात की जा रही है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति का तापमान 36.9
डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब कि इतना है तो नॉर्मल है, अगर इससे 1-2 पॉइंट ऊपर गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा ऊपर गया तो मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब कि 98.6 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, तो ये होगा लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि पाक स्ट्रेट, यानी कि जिसको हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, ये कहां से सबसे नजदीक है इनमें से? आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना है। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, मतलब कि ये वीडियो पहले की लाइव हो चुकी है, आप बाद में देख रहे हैं, तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। आपको बताना होगा कि 17 का कौन सा सही है। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु इनमें से सबसे अधिक नजदीक है पाक जल डमरू मध्य के। अगला है 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क कई देशों का समूह है जो कि 2009 में बनाया गया। इसमें एक देश जो कि दक्षिण अफ्रीका है, इसको जोड़ा गया 2010 में, और इसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। यानी कि कौन नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। यानी कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा थाईलैंड, उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। अगला है कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू से पता चलता है कि कोई भी वस्तु अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक स्केल बना दें और इसका पीएच वैल्यू कोई स्केल होगी तो यहाँ पे मतलब 7 होगा नीचे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 14 होगा। इसके और इसके बीच में जो होगा वो अम्ल होगा, 7 और 14 के बीच में जो होगा वो क्षार होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये होता है लगभग 2.2। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जब 2.2 है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा, क्योंकि ये 0 और 7 के बीच में है। अगला और 20वां है कि निम्नलिखित में से किससे आप यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? यूरी गागरिन का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। तो ब्रह्मांड का सबसे पहला चक्कर लगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था यूरी गागरिन, और ये अंतरिक्ष यात्रा से इनका संबंध है। अगला और 21वां क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मुद्रा था उस पे कौन से देवता का फोटो था? उस पे था शिव की, भगवान शिव की। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। 23वां है कि झुका हुआ मीनार कहां पर है इनमें से? तो झुका हुआ मीनार है इटली में, इटली में है झुका हुआ मीनार। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो मोनालिसा एक पेंटिंग है, यानी कि एक चित्र है मोनालिसा। अगला है 25वां क्वेश्चन कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, 2 रंगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है लाल, दूसरा होता है बैगनी। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का। चूंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए खतरनाक यानी खतरा वाले जगहों पे इसको हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इसका कलर है ये दूर तक दिखाई देता है। चलिए, हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और जो लोग लाइक कर दिए हैं इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। 26वां है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे आप देखेंगे कि कई देशों में कहीं कहीं केवल सरकारी कंपनियां हैं, कहीं कहीं सरकारी कंपनी केवल नाम मात्र की हैं, ज्यादा प्राइवेट मिलेगी। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि दोनों है, सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही मतलब होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र भी हो और निजी क्षेत्र भी हो। अगला है 27वां कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कहने का मतलब ये है कि तुगलक वंश का, खिलजी वंश के बाद आप देखेंगे कि तुगलक वंश आता है दिल्ली सल्तनत में। मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ाया जाता है, पहले गुलाम वंश में, उसके बाद खिलजी, उसके बाद से तुगलक मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा टाइम तक ये रूल किए ये लोग। और अगर दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान की बात करें तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है 28 नंबर की अजंता गुफाओं की मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? जो अजंता गुफाओं की मूर्तियां हैं किस चीज के बारे में है? तो ये है भगवान बुद्ध और उनके जीवन के बारे में। आगे बढ़े तो अगला है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था कहाँ का? तो ये था सातवाहन का।
अगला और तीसरा क्वेश्चन कि द्वार समुद्र राजधानी है, राजधानी थी किसकी? द्वार समुद्र को किसने राजधानी बनाया? तो ये बनाया गया था होयसालों के द्वारा। होयसोल जो थे, होयसोल वंश था एक, तो उसके द्वारा द्वार समुद्र को राजधानी बनाया गया। अगला है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन से बीमारी होती है? ये क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया था, शुरू में ही आ चुका है। तो ये होता है रक्त क्षीणता, मतलब कि रक्त की कमी, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी। 32वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए बी और सी, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि पानी में घुल जाएंगे, यानी कि अगर आप इनको ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे तब भी आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर विटामिन ए या फिर विटामिन डी की अधिकता होती है तो ये आपके लिए नुकसान भी करता है, मतलब कि एक सीमा से ऊपर होगा तो नुकसान करेगा। और अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी ये पानी में घुल जाता है, इसलिए ये शरीर में इसकी जो मात्रा है हमेशा कभी मतलब अधिक नहीं होती है, भले कम हो जाए। अगला है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। अगर इसको कोई सूंघ ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है हंसते हुए। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके समकालीन थे, मतलब किसके समय में थे? तो ये थे जहांगीर के समय में, और जहांगीर ने इनको फांसी भी दिलवाया था। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये थे तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका। अगला है कि बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा एक कब्र है, आपको पता होगा, लेकिन किसका ये आपको बताना है। जैसे ताजमहल भी एक कब्र है, तो बीबी का मकबरा है हमीदा बानो बेगम का, ये अकबर की माँ है। और आप देखेंगे कि अगर ताजमहल की बात करें तो ये मुमताज महल का मकबरा है। अकबर के पिता का क्या नाम था, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? कौन है, किसके शासनकाल में? तो इसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, और ये एक तरह से क्रूर राजा भी था। तो इसी के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी दी गई थी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि दी गई है? जड़ी कलम ये एक उपनाम आप कह सकते हैं। ये है मोहम्मद हुसैन। देखिए अभी तक हमने इतना क्वेश्चन कवर कर दिया, आपको खुद पता चलता होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। कुछ लोग तो ये सोच के कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा तो क्या होगा। आपको अगर आप उत्तर देंगे गलत होगा सही होगा तो उससे आपका ये कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और आप इसका टेस्ट तो जरूर दीजिए, इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वहां आपको टेस्ट मिल जाएगा। सबसे अधिक कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा कठोर है हीरा। 41 नंबर है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए सेल दो तरह के होता है, एक शुष्क सेल, एक होता है बैटरी वाला जिसमें आपको तेजाब मिलेगा। तो ऐसे भी सेल होते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है सूखे सेल में। तो ये रासायनिक होता है इसमें, क्योंकि केमिकल ही भरा होता है, लेकिन वो एक पेस्ट के रूप में भरा होता है, यानी कि वो रासायनिक होगा। अगला है कि औरंगजेब के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया? तो इनका नाम था छत्रसाल। छत्रसाल। अगला है 43 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की ना पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा का, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, ये आपको बताना है। तो यह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इतिहास में इस जगह का एक अच्छा अपना पहचान है। अगला है कि अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? क्योंकि जब गोवा की लड़ाई शुरू होती है तो अल्बुबर्क का नाम भी आता है। तो जो अल्बुबर्क था ये राजा जमैरिन से गोवा छीन लिया।
अगला है 45 नंबर की नीला तोता क्या है। मतलब नीला तोता को अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे। ये कहेंगे कापर सल्फेट। मतलब कापर सल्फेट को एक आम भाषा में, आम नाम में नीला तोता बोलते हैं। 46 नंबर है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है। उगता हुआ सूर्य, तो ये है जापान। जापान की राजधानी क्या है, कमेंट करके बताइए। आसान क्वेश्चन है, कोई उतना हार्ड नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं है। INA मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी एक सेना, तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो ये है शाह नवाब खां। शाह नवाब खां को छोड़ करके गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह जो कि पहले सेनापति भी थे, और RC दत्त, ये तीनों लोग INA से संबंधित है। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह नवाब खां। हाथी किस पार्क में प्रसिद्ध है। आपको बता दें ये केरल का है, तो केरल का है तो यानी कि पेरियार। पेरियार, और ये यहाँ के हाथी है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, तो यहाँ क्या प्रसिद्ध है, गेंडा। तो हर जगह अलग अलग है, तो पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। आसान क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगर आर्य समाज का पूछ ले तब तो आर्य समाज के होंगे दयानंद सरस्वती, लेकिन यहाँ ब्रह्म समाज का पूछा गया है। अगला कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो यह है जापान का और नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन है। यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड देंगे। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा 2 सेकंड में। सही उत्तर है शुक्र। शुक्र के बारे में कई क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन है, तो ये भी शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी हम शुक्र को कहते हैं, क्योंकि शुक्र केवल 225 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जहां पृथ्वी 365 दिन में लगभग एक चक्कर पूरा करती है। तो पृथ्वी के नजदीक होने के कारण और पृथ्वी से कई चीजें मिलने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो हमारे पास 8 ग्रह हैं, इनमें से 6 ग्रह पश्चिम से पूरब, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट चक्कर लगाते हैं, जिसमें पृथ्वी भी है। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से लेके पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं, और इसमें एक शुक्र है। दूसरा ग्रह कौन सा है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर का कि इनमें से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है। अगर आपसे पूछा गया होता कि सबसे बड़ा देश बताइए एरिया के हिसाब से, तो आपका उत्तर होता रूस, क्योंकि रूस सबसे बड़ा है एरिया के हिसाब से। अगर सबसे बड़ा देश पूछा जाता जनसंख्या के हिसाब से, तो उत्तर होता चीन। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन कि भारत के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है। इनफैक्ट इसको दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। अब तो आपके लिए आसान हो गया क्वेश्चन, अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। सही उत्तर है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। बात करें अगर गंगा की, तो गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और ये जो दक्षिण भारत की गंगा है इसको हम गोदावरी कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको किसको जोड़ता है। अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताएं। तो ये जोड़ता है दिल्ली से अमृतसर को। अगला और 5वां क्वेश्चन है कि काकड़ा पारा परियोजना किसके विकास से संबंधित है, किस नदी घाटी के, तो यह है ताप्ती नदी घाटी से संबंधित है काकड़ा पार परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके किसके मिश्रण से बनता है। कहने का ये मतलब है कि गैसोहाल के मिश्रण में क्या क्या मिला होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह है, देखिए अगर आपको हिंट दे तो एक तो पेट्रोल होता है, गैसोहाल में पेट्रोल जरूर होगा, लेकिन पेट्रोल के साथ क्या मिला होता है,
तो ये मिला होता है इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल को मिला करके बनाया जाता है गैसोहॉल। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहना है, चाहे आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर ऑफलाइन। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, जहां पर आपको सारे क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाएगा और आप कम समय में इस पूरी वीडियो को तैयार भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है भारत। भारत सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है पूरे विश्व भर में। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? मतलब कि बिस्मिल्लाह खान क्या, उनका आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, वो कुछ बजाते हैं, तो क्या तबला, शहनाई, सरोद या फिर संतूर? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? जैसे भारत में खास करके दो तरह की नदियां हैं। कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, जैसे कि गंगा को आपने देखा, या फिर महानदी है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ओलंपिक के बारे में बताना है। जो ओलंपिक पदक विजेता हो और भारतीय हो और महिला हो, तो इनका नाम है कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी। अगला है कि यहाँ पे आपको फिल करना है, इनमें से किसको भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसके लिए आपका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये है विक्रम साराभाई, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। यानी कि आपका इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं। कस्तूरी रंगन, सीआर चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडिस को प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक नहीं माना जाता है, विक्रम साराभाई को माना जाता है, जो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अगला है कि गुरु नानक ने उपदेश दिया था किसका? तो ये दिए थे मानव बंधुत्व का। अगला है कि सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है? देखिए, सोडियम का लवण बताना है आपको। लवण मतलब नमक होता है, यानी कि ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला है कि किस राज्य की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में? आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा सड़कें हैं। तो ये है महाराष्ट्र। और अगर सबसे कम सड़कों वाला या फिर कच्ची सड़कों वाला राज्य पूछा जाएगा तो आपका सही उत्तर होगा उड़ीसा। अगला है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौवां स्थान है? जनसंख्या के अनुसार तो आप बता सकते हैं कि जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार कौवां स्थान है, ये आपको बताना होगा। ये है सातवां, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। अपना ऑप्शन पढ़िए और कमेंट करके उत्तर बताइए। जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे लाइव होने के बाद, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो अगर इनके विकल्पों को देखें तो यह स्तंभ आलेख बिल्कुल गलत है, चट्टान आलेख भी गलत है और उत्खनन भी गलत है, यानी कि आपका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे कोई भी पदार्थ है, उसका कोई ना कोई केंद्र होता है, तो उसको हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र। देखिए, यहाँ पे हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन है कि अवध यानी कि आज का लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न में से कौन थे? अगर लखनऊ या फिर अवध का अंतिम नवाब पूछा जाए तो ये है वाजिद अली शाह। ये थे अंतिम नवाब लखनऊ यानी कि अवध के। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, मतलब कि जो ड्राइवर के पास दर्पण लगा होता है जिससे वो पीछे के वस्तुओं को देखता है, तो वो दर्पण क्या होता है? अवतल होता है या फिर उत्तल होता है? बस 2 ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। ये होता है उत्तल। उत्तल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है कि जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, मतलब कि क्या होगा उसके द्रव्यमान के साथ? अगर कोई पात्र में गैस है और उसमें प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो घट जाएगा। उसका जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? घट जाएगा। अगला है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद
किसे दिया गया था? कहने का मतलब है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो ये बनाया गया था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 22वां है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन इनमें से कौन है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? क्या मार्फिन पाया जाता है? नहीं। निकोटीन? तो हाँ। हेरोइन? तो बिल्कुल नहीं। क्वालाक्विलिन? मतलब नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसने किया? सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? ये किया गया सिखों के द्वारा। देखिए, मुगल उत्तर नहीं होगा। कुछ लोगों का उत्तर मुगल हो सकता है, लेकिन मुगल नहीं होगा, इसलिए कि आप देखेंगे कि जिस समय अंग्रेज आए उस समय मुगल वंश लगभग अपने पतन की ओर था। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किया इन लोगों का सिखों ने। अगला है कि बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध किससे था? तो बुद्ध के उपदेशों में बताया गया था कि आप विचारों और अपने चरित्र को शुद्ध रखें। ना तो कर्म कांडों के बारे में कहा गया, ना तो भगवान के बारे में कहा गया, ना तो बुद्ध ने कभी ये कहा कि हमारी पूजा करो। बुद्ध ने हमेशा यही कहा कि विचारों और अपने चरित्र को शुद्ध रखिए। अगला है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? इनमें से कौन है जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? आप देखेंगे तो नाना साहब ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भी भाग लिया था और रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये भगत सिंह का नहीं है। भगत सिंह का टाइम पीरियड इससे 50 साल लगभग आगे है, तो जो रहेगा ही नहीं वो भाग कहाँ से लेगा? यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर होगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? जो भारी भी हो, बड़ा भी हो और स्तनधारी भी हो। सही उत्तर होगा नीली व्हेल। दूध की शुद्धता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? मतलब कि दूध कितना शुद्ध है इसको मापना है तो कैसे मापेंगे? कौन से मीटर से? ये होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया? परिवार नियोजन मतलब कि परिवार को कम से कम रखा जाए, एक हिसाब से रखा जाए और उसका मतलब एक अच्छे से उसका वो, तो ये किया गया था सबसे पहले 1952 में। ये एक कार्यक्रम है जिसको हम परिवार नियोजन बोलते हैं। अगला है कि BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मतलब कि BCG का टीका लगाया जाता है किसको रोकने के लिए? किस रोग को? क्या मीजल्स को? बिल्कुल नहीं। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी को? तो हाँ। पोलियो को? नहीं। पोलियो का तो अलग से ड्राप पिलाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का? नहीं। यानी कि आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। टीबी को रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? देखिए, 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची मतलब जिस पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्र सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची मतलब जिस पर कोई भी कानून बना सकता है। तो इनमें से कौन है जो कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है? देखिए, समाचार पत्र के बारे में बात करें तो ये समवर्ती सूची का है। परिवार नियोजन भी है और कारखाना भी है, लेकिन अगर हम लोक स्वास्थ्य की बात करें तो ये समवर्ती सूची का नहीं है। अगला है कि किस मुगल सम्राट ने सबसे पहले मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया? कौन है जो मराठा है उनको उमरा वर्ग में डाल दिया? तो ये था जहांगीर, जो कि रूल किया था 1605 से लेकर के 1627 तक। इसके पिता का नाम था अकबर। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। बाबर कब भारत में आया? तो 1526 में। अगला है कि मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? मतलब कि जैसे आप देखेंगे कि वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट से, या फिर कोई भी कप, सबका अलग अलग, खेलों का अलग अलग है, तो उसी तरह जो मर्सिडीज कप है ये संबंधित है गोल्फ से। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? मतलब प्रकाश वर्ष में हम क्या मापते हैं? क्या समय मापते हैं? बिल्कुल नहीं। वेग मापते हैं? बिल्कुल नहीं। दूरी मापते हैं? तो हाँ, हम प्रकाश वर्ष में दूरी मापते हैं।
जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इससे बड़ा एक मानक होता है जिसको हम पार्सेक बोलते हैं। पार्सेक में 3.6 इंटू लाइट ईयर मतलब कि प्रकाश वर्ष होता है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? पौधों में जो गति होती है जल के ऊपर की तरफ क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं रसारोहण। रसारोहण। अगला है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? मतलब कि जब एसआई इकाई की हम बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट की, तो उस समय लेंस की जो पावर होती है उसको हम किस में मापते हैं, यही आपको बताना है। ये मापते हैं हम डायोप्टर में, जो कि फोकस का विपरीत होता है। अगला है कि आयकर कौन लगाता है? जो इनकम टैक्स की बात हो रही है ये किसके द्वारा लगाया जाता है? क्या राज्य सरकार, क्या आरबीआई, केंद्र सरकार, या राज्य या फिर केंद्र, कोई भी? तो राज्य सरकार तो बिल्कुल नहीं लगाती है, क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंदर में आता है। तो आरबीआई भी नहीं लगाती है। सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्र सरकार। अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? ये आपको बताना है। देखिए, अगर देखा जाए 2001 में तो ये था लगभग 102 करोड़, मतलब 102.7 करोड़, जो कि 2011 में हो गया लगभग 121 करोड़। अब देखने वाली बात है कि जब अगली साल 2021 में ये जनगणना होगी तो कितना होता है। वैसे ये करीब 140 से ऊपर जाने के चांस होगा। अगला है कि शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो जलप्रपात है नाम है शिव समुद्रम, तो ये है कर्नाटक में, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। अगला है कि रेडियो प्रसारण के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन किस परत में होता है? कुल मिला के देखिए 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। तो इसमें आपको बताना है कि जो रेडियो प्रसारण वाली हरकत होती है ये किस मंडल में होती है? ये होती है आयन मंडल में। प्लेन कहाँ चलते हैं? समताप मंडल में। अगला है कि बाबर ने किसे हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी? बात हो रही है 1526 की, पहले युद्ध की। ये कहाँ हुआ था? तो पानीपत में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, और हराया इसने इब्राहिम लोदी को। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन रिपीटेड है, आपने देखा था। ये गोदावरी सही उत्तर है। अगला है कि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? मतलब कि जो पैसा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो इसको अगर हम कुछ दिनों के लिए रोकना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्या करों में कमी कर देंगे? तो नहीं, करों में कमी कर देंगे तो कोई उतना फायदा नहीं होगा। अगर हम मजदूरों की वृद्धि कर दे तब मजदूरी में, तो ये सही है। मुद्रा आपूर्ति में कमी बिल्कुल गलत, यानी कि आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ रही है तो आप उसे अस्थायी रूप से रोकना चाहते हैं, और अस्थायी रूप से तो आप मजदूरी में वृद्धि करिए। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी इलाहाबाद में, और सन था 1923। हावड़ा संयंत्र केस जो कि 1910 का है, इसके मुख्य अभियुक्त कौन है? अभियुक्त मतलब जिसको पुलिस पकड़ के ले गई, उनकी बात हो रही है। तो ये थे जतिन मुखर्जी। मेन अभियुक्त थे इसके जतिन मुखर्जी। अगला है कि बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? जैसे कि पॉइंटमैन, थर्ड अंपायर, ये क्रिकेट से है। उसी तरह बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तैराकी से। तैराकी से। आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिलेगा। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको और भी ढेर सारा मटेरियल मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, हर साल 7 अप्रैल को। अगला है कि वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू के बारे में आपने सुना होगा जरूर, युद्ध में। तो वाटरलू है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? आप हमें कमेंट करके बताइए फ्रांस की राजधानी। अगला है कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में होता है?
तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं सीसा संचायक वाली बैटरी में। अगला है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसके सलाह पे? क्योंकि लोकसभा तो 5 साल में भंग हो ही जाती है, तो ये हमेशा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही काम करते हैं। और प्रधानमंत्री को कौन कहता है? तो कैबिनेट। अगला और 50वां की लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये क्या किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम अस्थाई बंदोबस्त के लिए जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के लिए।